Hello everyone, a beautiful good morning to all. सुप्रभात, नमस्ते एंड राम राम. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को. सबसे पहले तो कुछ नेशनल इवेंट्स देखेंगे, इसके अलावा हमें कुछ स्टेट न्यूज़ देखनी है, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज भी है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है. वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. करेंट अफेयर्स के अलावा आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है. आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट को. जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, चेस में किसी को कुछ टाइटल मिला है, जो आपके बीसीसीआई अवार्ड्स या आईसीसी अवार्ड्स होते हैं, फीफा अवार्ड्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर आज हमें डिस्कस करना है. तो आपका जनवरी से लेकर जून मंथ तक का 6 महीनों का स्पोर्ट्स सेगमेंट का करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा. इसके पहले 6 मंथली कंपाइलेशन में मैंने कई सारे वीडियोस कवर किए हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इंडेक्स हैं, बुक्स हैं, आप इनको कवर कर सकते हो प्लेलिस्ट से. ये सभी वीडियो आपको यूजफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक एनुअल सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज फॉर 2022-23. तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाला सेक्टर है, उसका बेसिकली सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये देखा गया कि कितने लोग किस स्टेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व है और कितने % की ग्रोथ यहाँ पर हुई है. ठीक है, एज पर द सर्वे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र had the highest share of informal sector enterprises in both urban area and rural area in 2022-23. तो 2022-23 में जो टॉप पर चल रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, देन वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेश में 13.83% आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में 12.04 एंड महाराष्ट्र में 9.37% आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस डिक्रीज इन द पोस्ट पैंडेमिक ईयर. कुछ स्टेट में ये डिक्रीज हुए हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, यहाँ पर कुछ डिक्लाइन भी देखा गया है. द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टॉप्ड अमंग द मेजर स्टेट विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कहाँ पर इंक्रीज हुआ है? उत्तर प्रदेश में. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वर्कर कितने इन्वॉल्व हैं. तो अगर देखा जाए 2022-23 में टोटल जो नंबर पर्सन इन्वॉल्व है या वर्कर इन्वॉल्व है आपकी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो है 10.96 करोड़ 2022-23 में, जो कि इंक्रीज हुए हैं 1.17 करोड़. अगर हम अर्बन एरिया में बात करते हैं तो अर्बन एरिया में इन्वॉल्वमेंट है 1.72 करोड़ वर्कर्स का, जो कि 0.69 करोड़ इंक्रीज हुआ है. रूरल वर्कर्स है 5.24 करोड़, जो कि इंक्रीज हुआ है 0.48 करोड़. ठीक है, ये बात इस रिपोर्ट में यहाँ पे कही गई है. चलिए, अब आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट या पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो जब वो रिटायरमेंट होते थे तो उनकी जो लास्ट सैलरी क्रेडिट होती थी अकाउंट में, उसका 50% आपको एज अ पेंशन दिया जाता था. ठीक है, लंबे समय से डिमांड उठ रही थी कि क्या वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने ऐसा तो कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन एनपीएस में कुछ चेंजेस करने की बात जरूर की है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को चेयर कर रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन. और सोमनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन अभी आई है, देश में लागू नहीं हुआ है, आने वाले बजट में मे भी शायद अनाउंस किया जाए. क्या बोल रहे हैं ये लोग? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मे सून गेट 50% ऑफ द लास्ट पे एज अ पेंशन अंडर द एनपीएस. तो जो एनपीएस यहाँ पे होल्डर है उनको भी हो सकता है आने वाले समय में 50% ऑफ द लास्ट पे एज अ पेंशन प्रोवाइड की जाए. ये जो एनपीएस या न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम है, इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1 जनवरी 2004 में, 2004 में. और इसको रेगुलेट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ऑपरेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. और ये आपकी वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, अनऑर्गेनाइज वर्कर है, बिजनेस क्लास है, वो सभी लोग वॉलंटरी इन नेचर एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है पीएलआई,
मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या होता है? तो पीएलआई स्कीम को यहाँ पर 2020 में 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें 14 की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जिसमें हम अपने डोमेस्टिक जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके। इसलिए आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देखने को मिलती है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ और फैसला किया है। हमारे देश में जो डायबिटीज एंड ओबेसिटी की जो ड्रग्स होते हैं उनको भी पीएलआई स्कीम में लेकर आया जाएगा बाय 2026। ये अभी अनाउंसमेंट किया गया है। तो पीएलआई स्कीम फॉर ओबेसिटी डायबिटीज ड्रग्स लाइकली भी बाय द 2026 ऐसा बोला है। जो ग्लाइकोजन होते हैं उसको भी पीएलआई स्कीम के अंदर लेकर आया जाएगा फ्रॉम 2026। ठीक है, एक एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो कि यहाँ पे वेट लॉस करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है यूपी स्टेट। उत्तर प्रदेश स्टेट का स्टेट बर्ड क्या है? आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। रिसेंटली इनकी समर सेंसस की गई थी बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और इस सेंसस में पाया गया कि टोटल नंबर ऑफ सारस क्रेन उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 19,918, जो कि प्रीवियस ईयर की सेंसस से या प्रीवियस ईयर की काउंटिंग से 396 ज्यादा है। ओके, सो हमारे पास न्यूज क्या है? यूपी स्टेट बर्ड सारस क्रेन पॉपुलेशन सर्च टू द 19,918। रिसेंटली ये समर सेंसस यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट सारस क्रेन पॉपुलेशन इन द इंडिया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10 ईयर्स 10 सालों पर पहली बार मऊ फॉरेस्ट डिवीजन में हमको 6 सारस क्रेन को स्पॉट किया गया है। ठीक है, इसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया था 2014 में। ठीक है, स्टेट बर्ड कब डिक्लेयर किया गया? 2014 में डिक्लेयर किया गया। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सारस क्रेन इन इंडिया और सारस क्रेन जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट बर्ड है जो कि फ्लाई कर सकता है, उड़ान भर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एक छोटे से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का फॉर्मेशन 2011 में हुआ था और एक रीजनल सिक्योरिटी को बनाने के लिए, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को बिल्ड करने के लिए 3 मेंबर्स ने इस कॉन्क्लेव को या इस ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन किया था, जिसमें आपको इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स देखने को मिलेंगे। सो रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप इनिशिएटिंग फॉर्म इन 2011 एज अ ट्राइलेटरल इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। बाद में कुछ समय बाद मॉरिशियस ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो आप देखेंगे 4 मेंबर हो गए, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशियस, और 2 ऑब्जर्वर कंट्री थी, बांग्लादेश एंड सेशल्स। नाउ बांग्लादेश अब ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे बांग्लादेश फुल टाइम मेंबर बन गई है। मतलब 5वें नंबर का मेंबर, 5th नंबर का मेंबर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। और अभी भी जो ऑब्जर्वर है वो सेशल्स आपको ऑब्जर्वर देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो बांग्लादेश ज्वाइन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज द 5th फुल मेंबर स्टेट। ठीक है, रिसेंटली 8th नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो रही थी, वर्चुअली मॉरिशियस इसको होस्ट कर रहा था और इसमें यह फैसला दिया गया कि बांग्लादेश ऑफिशियली ज्वाइन करेगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को एज अ 5th मेंबर। ऑलरेडी इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव और श्रीलंका इसके मेंबर आपको मिल जाएंगे और सेशल्स क्या रहेगा? अभी भी ऑब्जर्वर नेशन रहेगा। ये बात यहाँ पे कही गई। ये जो 8th नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो रही थी, इसमें पंकज कुमार सिंह ने इंडिया को प्रेजेंट किया था वर्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो 7th नंबर की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग होगी, याद रखो ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनएससी मीटिंग के बारे में। 7th नंबर की मीटिंग को इंडिया जो आपका इस साल के एंड तक होस्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी। Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit Austria after 41 years. तो 41 सालों के बाद ऑस्ट्रिया को विजिट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था ऑस्ट्रिया को। ठीक है,
हालांकि इंदिरा गांधी जी 1971 में एंड देन 1983 में 2 बार इन्होंने ऑस्ट्रिया को विजिट किया था, और ऑस्ट्रिया और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1949 से है। मतलब इस साल हम 75th नंबर की एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज एक थर्ड प्राइम मिनिस्टर है जो कि ऑस्ट्रिया को विजिट कर रहे हैं। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में विजिट किया था ऑस्ट्रिया को, फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी जी गई थी, और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि ऑस्ट्रिया के विजिट पे गए हुए हैं। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन डर वेलिन इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात, वहां पर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। बातें जब होती तो उसके बाद कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज किया जाता है। तो आफ्टर हिज मीटिंग विद ऑस्ट्रेलियन चांसलर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है इनहांस्ड इंडिया ऑस्ट्रिया पार्टनरशिप। यहाँ पर दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पे काम करने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया ने कहा है कि 2027-28 के लिए जब बिडिंग होगा, जब बिड किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा इंडिया ने ऑस्ट्रिया को कहा। अब बदले में ऑस्ट्रिया भी तो कहेगा, तो ऑस्ट्रिया का कहता है ऑस्ट्रिया ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज बिड टू बिकम अ नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर 28-29। ठीक है, पहले हम सपोर्ट कर देंगे, फिर ये लोग हमें सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रिया को इनवाइट किया है टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करो। अभी फिलहाल 100 कंट्री हैं जो कि ISA का पार्ट है, और जो 100 नंबर की कंट्री है वो परग्वे आपको देखने को मिल जाएगी। ISA का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, और ये इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर किया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसके लिए हमें यूरोप जाना पड़ेगा। ये है यूरोप, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है जिसकी कैपिटल वियना है, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, इसलिए यूरो यहाँ पे करेंसी भी चलती है। और ये आपका लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री इसका मतलब एक भी इसकी बॉर्डर समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलो नेक्स्ट आती है पिच ब्लैक एक्सरसाइज, और पिच ब्लैक एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है कौन, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ऑस्ट्रेलिया में इसको होस्ट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो IAF इंडियन एयरफोर्स टू ज्वाइन 20 नेशन एक्सरसाइज पिच ब्लैक, और हम पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्बिन में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। टोटल 20 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में। दिस एडिशन इज टू बी द लार्जेस्ट इन द 43 ईयर्स, जिसमें यहाँ पे 20 से ज्यादा नेशंस और 140 एयरक्राफ्ट, 4000 प्लस ट्रूप्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक की शुरुआत कब हुई थी, 1981 में हुई थी, 1981 में। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। India's Exim Bank to provide $2.5 million line of credit for Guana। अब गुआना कह रहा है कि हमको सोलर पावर प्लांट लगाना है, हमको लोन दे दो। तो इंडिया कह रहा है कि ठीक है, आप इंडिया के एग्जिम बैंक से ले लो, बाद में चुका देना। सिंपल सी बात है। कुछ समय पहले भी एग्जिम बैंक से गुआना ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए लोन लिया था, अगर आपको याद हो, करेंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था। एग्जिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। हैज एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुआना टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $2.5 million फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। ठीक है, और ये जो डील है ये इफेक्ट में आ गई है 24 जून 2024 से। डन। अब यहाँ पे जो प्लांट सेटअप किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन स्टैटिक का बन सकता है कि जो चेदी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज में था, ये कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा गुआना में है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ही निकलेगा। फिर ये मत कहना कहां से, कोई भी एयरपोर्ट पूछ लिया, न्यूज में है इसलिए पूछा गया। अब यहाँ पे एग्जिम बैंक ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि हम आपको जो भी क्रेडिट सपोर्ट दे रहे हैं, आप इसका जो भी प्लांट्स वगैरह सेटअप कर रहे हो, उसके लिए वर्कर की जरूरत होगी, गुड्स की जरूरत होगी। ठीक है, आप यहाँ पर 75% ऑफ द टोटल क्रेडिट इसमें आप इंडिया से सेल करोगे। मतलब वर्कर बुलाओ, प्रोडक्ट को बुलाओ, लेकिन 75% आपको इंडिया से सेल करना पड़ेगा, रिमेनिंग 25% आप आउटसाइड इंडिया सेल कर सकते हो। ये बात यहाँ पे कही गई है, जो कि एक अच्छी बात है। आप एक तरीके से इंडिया के मार्केट को ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1982 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। MD है हर्ष भूपेंद्र बांगरी। ओके है जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र से।
सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, और वहां पर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे कि पहला डिसीजन लिया गया है कि हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स महाराष्ट्र राज्य में फ्री होगा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड ओबीसी। ठीक है, महाराष्ट्र अनाउंस फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर द ईडब्ल्यूएस एसईबीसी एंड ओबीसी गर्ल्स। ठीक है, ये बोला गया है हायर एजुकेशन में आपके चाहे आप फार्मेसी करना चाहो, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहो, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहो, सभी हायर इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो ऑर्फन स्टूडेंट है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो जो ऑर्फन है, अनाथ है, उनको यहाँ पे जो ट्यूशन फी वगैरह लगती है वो वेव ऑफ की जाएंगी, उनको हटाया जाता है। और ये जो सारे डिसीजन है वो इसी एकेडमिक ईयर से 2024-25 जो भी हमारा एकेडमिक ईयर चल रहा है इसमें ही अप्लाई होंगे, और इसके लिए एस्टिमेट किया गया है कि 906 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग बैठने वाली है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ऐसी फीमेल जिसकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस और उससे कम है तो ही आप एलिजिबल है पर्टिकुलर दिस स्कीम के लिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास और ओबीसी क्लास से बिलोंग करती हैं और आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आप इस स्कीम के अंदर आके हायर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो न्यू एडमिशन, इसके अलावा जो भी आपके स्टूडेंट करेंटली एकेडमिक ईयर में रन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एनरोलमेंट ले चुके हैं, उनके लिए भी ये स्कीम लागू होगी। तो न्यू स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट करेंटली परसुइंग देयर एजुकेशन डिग्री विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। ये बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। फिलीपींस चूजन टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने, जब हमारी COP 27 नंबर की मीटिंग हो रही थी, COP 27 नंबर की मीटिंग कहाँ हो रही थी, इजिप्ट में हो रही थी। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पर इस फंड को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, इस लॉस एंड डैमेज फंड को ओवरसी करने का काम, इसको देखने का काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाया क्यों गया होगा कि लगातार जो डेवलप्ड कंट्री है वो कार्बन एमिशन कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आपकी लीस्ट डेवलप कंट्री हैं या आइलैंड नेशंस हैं उन पे होता है। क्योंकि सी का लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले यही लोग डूबेंगे। किसी सी में जब कोई साइक्लोन आता है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं देशों पे पड़ता है, इन्हीं नेशंस पे पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन आ गया है और किसी नेशन को, जो कि आपके आइलैंड नेशन या लीस्ट डेवलप कंट्री है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, अपने पर्सन्स को रेस्क्यू कराना है, रिहैब में डालना है, तो इन सब के लिए जो फंडिंग की जरूरत है वो कहां से आएगी, लॉस एंड डैमेज फंड से आएगी। तो फिलीपींस को इसका होस्ट बनाया गया है। तो फिलीपींस हैज बीन चूजन टू होस्ट द बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड विच इज क्रिएटेड बाय UN टॉक, marking another step towards providing financial help for the country to recover and rebuild from the impact of the global warming। ठीक है, लास्ट मंथ वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने यहाँ पे अप्रूव किया था या प्लान फॉर द बैंक टू एक्ट एज अ इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड फॉर द 4 ईयर। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे एज अ इंटरिम होस्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, मुस्लिम वीमेन एलिजिबल फॉर द मेंटेनेंस। यहाँ पे पहले जो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई फीमेल है जो मुस्लिम है और वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है तो उनको मेंटेनेंस के कोई क्लॉजेस नहीं थे। आपको एक बहुत पुराना केस शायद याद होगा, हमने कई बार पहले भी डिस्कशन किया है, साहबानो केस। तो जो साहबानो केस 1985 का केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का भी रेफरेंस यहाँ पे लिया है जो कि एक लैंडमार्क केस था, और ये भी आपकी सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर था जिसमें मेंटेनेंस राइट की बात की जा रही थी फॉर द मुस्लिम वीमेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीआरपीसी सेक्शन 125 है ये मेंटेनेंस ऑर्डर एक्ट है। अंडर द सेक्शन 125 अगर यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके अलग रहती हैं, उनके बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कैसे हैं जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन सबको मेंटेनेंस देने की बात यहाँ पर अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125 की जाती है। जान इतनी चीजें, तो यहाँ पे क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन द 10th of July दैट ऑल द वीमेन इंक्लूडिंग द डिवोर्स मुस्लिम फीमेल कैन फाइल अ पिटीशन अंडर द सेक्शन 125 सीआरपीसी। और यहाँ पे वाइफ को लीगल राइट है टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से वो मेंटेनेंस ले सकती है डिवोर्स के बाद, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है।
पहले पर्सन न्यूज में है रजत शर्मा जी। सभी लोग इनको जानते हैं, चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ है कहां पर, इंडिया टीवी में। रिसेंटली इनको एनबीडीए का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एनबीडीए का क्या मतलब होता है? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड द डिजिटल एसोसिएशन, जो कि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनका एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। और इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो प्रेसिडेंट बनाया गया है रजत शर्मा जी को। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का फॉर्मेशन 2007 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन है ये? पीवी सिंधु है। रिसेंटली पेरिस ओलंपिक के लिए इनको फ्लैग बियरर भी बनाया गया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? ओलंपियन पीवी सिंधु ज्वाइन वेलनेस ब्रांड हूप एज अ इन्वेस्टर और एज अ एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हैं। हूप बेसिकली एक वेलनेस ब्रांड है गुरुग्राम का, जिसका फॉर्मेशन 2022 में हुआ था। तो इस पे इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया है और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द आर्मी हॉस्पिटल। तो आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा शंकर नारायण बन गए हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण जी आपको देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली इन्हें कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल बनाया गया है और ये एपेक्स हॉस्पिटल है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज का। ठीक है, नेक्स्ट है पंचगंगा रिवर, जो रिसेंटली न्यूज में थे, जिसपे हमने डिस्कशन भी किया था। पूछा जा रहा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो पंचगंगा नदी आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी देखने को मिल जाएगी। ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि इंडिया और ताइवान ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है कि हम एक दूसरे को अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हज कमेटी कम्स अंडर, हज कमेटी किसके अंदर आती है? तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती थी, अभी अभी चेंज कर दिया गया है। अब से आएगी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून 2024। तो मंथ वाइज नहीं पूछे जाते, ईयरली ही जनरली पूछा जाता है। फिर भी हम जून मंथ का देख लेते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। मंथ वाइज इंपॉर्टेंट नहीं होते। स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है ये? तो पहले चीज तो मालवेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सिस्टम से कुछ ना कुछ तो चोरी कर रहा होगा ये। ठीक है, अ बैंकिंग मालवेयर टारगेटिंग एंड्रॉइड यूजर टू स्टील बैंकिंग क्रेडेंशियल। बैंकिंग इंफॉर्मेशन को चोरी करने का काम ये एंड्रॉइड फोन में घुसकर कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू द $100 बिलियन बाय विच ईयर। कितने साल के अंदर या कितने समय में हम $100 बिलियन के ट्रेड को करेंगे? नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, अपने पसंद के पर्सन से शादी करने का अधिकार किस राइट में है? कृपया करके इस राइट का उपयोग अपने घर वालों के खिलाफ ना करें। ठीक है, नोटिस है ये। बस मुझे आप तो बता दीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ स्टैटिक पॉइंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा नोट यहाँ पे मेंशन है, यूरोप्स एरिने 6 रॉकेट लॉन्च। एरिने 6 रॉकेट किसका है? यूरोप का है। 4 सालों के डिले के बाद इसको लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो पहली बार स्टूडेंट आ रहे हैं, जिनको पीडीएफ के बारे में नहीं पता है, मैं बताना चाहती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च कर सकते हो आप पूजा जैन CA 247 और वहां से इजीली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ही रहेगी, शेयर कर देना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके है जी, सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।